children. Today we are going to discuss about uses of dimension. लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब ये डायमेंशन का यूज, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम कहां पे कर सकते हैं, देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट यूज इज होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस in an equation throughout physics। अभी तक तुमने बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी देखा, बहुत सारा एक्सप्रेशंस देखा, फॉर्मूलाज देखा, इक्वेशंस देखा। तो सारे इक्वेशंस में जो भी हमारा टर्म्स होता है, जैसे एक बहुत आसान सा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, v square is equals to u square plus 2as। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन, वन ऑफ देम। बाकी और दो है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square। तो ये सब तुमने क्लास 9 से पढ़ा हुआ है। वेरी सिंपल इट इज। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि तीन टर्म्स है। ध्यान रखना, ये 2as, 2 तो कांस्टेंट है, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा का पूरा 2as को हम एक साथ रख रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि ये एक टर्म है। ये 2as एक टर्म हो गया, u स्क्वायर एक टर्म हो गया और v स्क्वायर एक टर्म हो गया। मतलब इसमें ओवरऑल हमारे पास कितने टर्म्स हैं इस इक्वेशन में? 3 टर्म्स हैं। तो ये तीन के तीन टर्म्स, इन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी मतलब द डायमेंशन शुड बी सेम। तो ये तीन टर्म्स हमारा, मैं लिख देता हूं, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स of an equation should be same या identical। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, ये हो सकता है तुमसे एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तुम्हारे स्कूल के या बोर्ड्स के एग्जाम में। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, या डायरेक्टली लिख लो, दिस इज नोन एज principle of homogeneity। this is known as principle of homogeneity of dimensions। तो इसे हम बोलते हैं principle of homogeneity of dimensions in an equation। अब तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये प्रिंसिपल होता क्या। अगर तुमसे पूछा गया है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन, ये हो सकता है पूछा जाए, वैसे बहुत आसान सा है। तो ये क्या होता है? द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन शुड बी सेम। मतलब इसमें, अब जैसे ये इक्वेशन, इसमें 3 टर्म्स है, तो ये तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये जो हमारा इक्वेशन है ये करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। अभी हम देखते हैं कैसे करेक्ट है। तो ये तुमने पहले से पढ़ा हो, इसलिए तुम्हें पता है कि सर ये इक्वेशन तो सही है, ये तो करेक्ट है। बट मान लो तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, ऐसे ऐसे और भी इक्वेशंस तुम्हें मिलेंगे और क्वेश्चन में बोला जाएगा कि चेक करो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो तुम चेक कर सकते हो। देखेंगे क्या तरीका है इसका चेक करने का। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एनी इक्वेशन। अब इसके अलावा और एक हम ले लेते हैं, इन दोनों का एग्जांपल्स लेके समझेंगे। f इज इक्वल टू m इनटू a। अब ये m इनटू a, ये पूरा का पूरा m इनटू a, ये एक टर्म हो गया और f एक टर्म हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो टर्म्स आ गए, f और ma। तो ये ma का जो डायमेंशन हम फाइंड करने वाले हैं और f का जो डायमेंशन होगा, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब जरा सोच के देखो, हम मास और मास को ऐड कर सकते हैं, टाइम और टाइम को ऐड कर सकते हैं, बट क्या हम मास और टाइम को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो ये जो एडिशन हम यहां पे कर रहे हैं, u स्क्वायर में जो हमने 2as ऐड किया, ये एडिशन हम तभी कर सकते हैं या हम सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। तो ये 2as का डायमेंशन और u स्क्वायर का डायमेंशन अगर सेम होगा तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, इन दोनों टर्म का डायमेंशन अगर अलग अलग हुआ तो हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि ये सब कुछ हम चेक कैसे करेंगे। हमसे मान लो बोल दिया गया कि आप ये चेक करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है इक्वेशन। देखते हैं इसका पहले b स्क्वायर का डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं तुम्हें पता है। जिसका भी डायमेंशन हमें पता करना है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं।
तो v, ये जो v स्क्वायर है हमारा, हमने v के साइड में क्या दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर था, तो इसका डायमेंशन हमें पहले पता कर लेना है। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, l बाई t, और ये डायमेंशन हमने लिख लिया, तो डायमेंशन का ये स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, अब ये डायमेंशन हमने लिख लिया है, v को हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख देता हूं, वैसे ये सब तुम्हें पता है क्या करना है, एक स्टेप और लिख देता हूं। v को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब लेंथ बाय टाइम। अभी भी इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेंथ का डायमेंशन चाहिए। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है तुम्हें पता है, क्या होता है, l से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को, और टाइम को t से। तो ये क्या हो गया, अब ये डायमेंशन हमने लिख लिया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम हटा देते हैं, ये सिंपल एक ब्रैकेट हमने दे दी, ये लेंथ का डायमेंशन l और टाइम का डायमेंशन t। तो ये t अगर ऊपर आएगा तो क्या होगा, t टू द पावर -1, मतलब l स्क्वायर और t टू द पावर -2, वेरी सिंपल। अब u स्क्वायर, वैसे u का फाइंड करो, u का भी डायमेंशन तुम फाइंड करोगे तो इसका भी डायमेंशन यही आएगा, क्योंकि u भी क्या है, ये भी तो वेलोसिटी है, ये फाइनल है इनिशियल। 2as का डायमेंशन फाइंड करते हैं। अब ध्यान देना, 2 यहां पे क्या है, ये कांस्टेंट है, ये नंबर है, नंबर का कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हम 2as का डायमेंशन फाइंड करें, या हम इसे ऐसे लिख देते हैं, हम as का डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं। a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो 2as, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए इसको हटा दिया, साइड कर दिया। as का डायमेंशन फाइंड करना है, a यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब तुम्हें पता है, क्या लिखते हैं एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी बाय टाइम, इसका डायमेंशन हम फाइंड कर लेते हैं। और ये s मतलब, s का मतलब क्या है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लेंथ, तो लेंथ का भी डायमेंशन हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन तुमने पहले भी पता किया हुआ है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, l t -1, मतलब t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम के लिए डायमेंशन क्या होता है, t से रिप्रेजेंट करते हैं इसके डायमेंशन को। तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, अब ये सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं। और लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होता है, l ऑब्वियसली। तो ये क्या आ गया हमारे पास, l l स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ये भी t टू द पावर -1 हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या होगा, t टू द पावर -2। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका भी डायमेंशन l स्क्वायर t टू द पावर -2, इसका भी डायमेंशन l स्क्वायर t टू द पावर -2, और इसका भी डायमेंशन l स्क्वायर t टू द पावर -2, मतलब सबका डायमेंशन सेम है। इट मींस दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बट अब ध्यान देना, इसका भी लिमिटेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर लिमिटेशन पे आएंगे इसके। f, अब इसका हमें ये क्वेश्चन बोल दिया गया, एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये, f is equals to m into a, check it whether it is dimensionally correct or not। तो पहले हम एक एक करके सबका डायमेंशन फाइंड करते हैं, जैसे इसमें किया f का डायमेंशन हम फाइंड करते हैं, वैसे ये मैंने तुम्हें बताया है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तुम फाइंड कर सकते हो, मुझे पता है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं mlt-2, ये तुम्हें पता है कि कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट क्लास में बताया था। अब ma का डायमेंशन फाइंड करना है, तो ma का डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, m का डायमेंशन तो हमें पता है, चलो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, m का डायमेंशन, a का डायमेंशन। m का डायमेंशन हमें पता है, हम लिख लेंगे a को, a मतलब एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी। अभी इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जब तक डायमेंशन लिख नहीं लेंगे तब तक इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है। तो वेलोसिटी का तुम्हें डायमेंशन पता है, l t-1। अब डायमेंशंस लिख लेते हैं, इसके लिए डायमेंशन कैपिटल है, मास के लिए। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, l t-1, l t-1 बाय टाइम के लिए डायमेंशन तुम्हें पता है t, ये कितना आ गया देखो, ये ऊपर गया, t टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -1 हो जाएगा, और पहले से एक है यहाँ पे, मतलब ml, ये ऊपर गया तो क्या हो गया, t टू द पावर -1 और t टू द पावर -1, मतलब इसका भी डायमेंशन कितना आया, ml t टू द पावर -2, और इसका फोर्स का तुम्हें पता ही, मतलब दोनों टर्म्स का डायमेंशन फिर से सेम आ गया। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। बट अब इसमें ध्यान ये देना है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही हो, समझना।
अगर मैं इसके जगह लिख दूं, ये 2 हटा दूं, मैंने सिर्फ लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, छोड़ दिया। तो अब डायमेंशंस फाइंड करते हैं, इसका, इसका, इसका। तो 2as का जो डायमेंशन था वही as का भी डायमेंशन आएगा, मतलब डायमेंशनली तो ये करेक्ट हो जाएगा, बट ये इक्वेशन हमारा सही नहीं है। ये तुमने डेरिवेशन सीखा है क्लास 9 में, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो लिमिटेशन इसका ये है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे लिमिटेशन, ये इसका लिमिटेशन लिख दे दो। क्या है लिमिटेशन? इफ the equation is dimensionally correct, it is not essential, जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो। It is not essential that the equation is actually correct। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल देख लिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लेंगे या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस as सिर्फ लेंगे, दोनों डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है, बट 2as लेंगे तो वो इक्वेशन हमारा एक्चुअली करेक्ट है, बट सिर्फ as लेने पे एक्चुअली करेक्ट नहीं। तो ये हमारा लिमिटेशन है, क्योंकि 2 का यहां लिख दे रहा हूं, कांस्टेंट या नंबर हैज नो डायमेंशन, तो इसीलिए ये हमारा लिमिटेशन हो गया। हम इससे ये पता कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो, एक्चुअली भी वो करेक्ट हो। दैट्स इट। तो ये हमारा लिमिटेशन है। अब इसके बाद हम सेकंड यूज पे आते हैं। ये हमारा पहला यूज था डायमेंशंस का। डायमेंशंस के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन हमारे पास अगर दे दिया गया, इसकी जगह कोई भी इक्वेशन, मान लो मैं ये लिख दूं, ऐसा लिख दिया। अब तुमसे बोला है कि बताओ f इज इक्वल टू m सही है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम इसका डायमेंशन फाइंड करोगे mlt माइनस 2, फिर इसका डायमेंशन फाइंड करोगे। तो तुम्हें पता है कि सर ये अगर हटा दिया, a अगर हटा दिया तो मास का सिर्फ डायमेंशन कितना होगा? मास का डायमेंशन सिर्फ कितना होगा? ये सब हटा दिया, सिर्फ मास का डायमेंशन कितना होगा? हमें पता है मास का डायमेंशन तो m हो जाएगा, मतलब इसका डायमेंशन इतना और इधर वाले टर्म का डायमेंशन सिर्फ इतना, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। और जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर डायमेंशन सेम नहीं है टर्म्स का, तो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन? नो, नॉट एट ऑल। तो ये तो हम डायरेक्टली बोल दिया कि अगर डायमेंशन सेम नहीं है टर्म्स का, तब तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो देयर इज चांस कि ये करेक्ट हो सकता है। ओके, अब सेकेंड यूज पे आते हैं डायमेंशंस का। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कोई भी यूनिट का कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं? वैसे ये सब तुमने पहले भी किया हुआ है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट को चेंज करना है सीजीएस यूनिट में या फिर एफपीएस या एमकेएस यूनिट में, किसी में भी, ये तुम करना जानते हो। अब एक और तरीका सीखते हैं इसको कन्वर्ट करने का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। कैसे करेंगे? टू कन्वर्ट या फिर चेंज द यूनिट ऑफ एनी derived physical quantity from one system to another। मतलब कोई भी derived physical quantity हमारे पास given अगर है और उस derived physical quantity का यूनिट हमें चेंज करना है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, एसआई से सीजीएस में, एफपीएस में, एमकेएस में, किसी में भी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो we should have the dimensional formula of what? Of the given derived quantity। मतलब जिस derived quantity का हमें यूनिट फाइंड करना है, यूनिट कन्वर्ट करना है, उस derived physical quantity का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। एंड the conversion factor of base quantity
जो हमारा बेस क्वांटिटी इसमें आने वाला है उस बेस क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे मास आया, लेंथ आया, टाइम आया, तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ये सब। तो दो चीज अगर हमें पता है तो हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल ले रहे हैं फोर्स का। अगर हमसे बोला गया कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, लिख देता हूं, एसआई यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन। सीजीएस यूनिट समहाउ वी नो दैट कि ये एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है, बट हमें इसका रिलेशन नहीं पता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूटन में और डाइन में, मतलब एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में फोर्स के क्या रिलेशन है, हमें नहीं पता। वैसे ये सब तुमने क्लास 10th में 9th में किया हुआ है, बट मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डायमेंशंस के हेल्प से, देखते हैं। सबसे पहला तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज फोर्स, जिसका यूनिट हमें कन्वर्ट करना है, उसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो फाइंड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें कैसे फाइंड करते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मुझे पता है भाई, मैं लिख लेता हूं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL(T⁻²). ये सबसे पहला स्टेप होगा हमारा। अब फाइंड क्या करना है कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है। तो मान लो मुझे फाइंड करना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो अब फोर्स का हम ऐसा यूनिट ले रहे हैं, न्यूटन ले रहे हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन। ये ध्यान देना कि फोर्स का ऐसा यूनिट लिया है, तो ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन सब का भी ऐसा यूनिट हम लेंगे। ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ, टाइम। तो मास का ऐसा यूनिट लिया क्या होता है, 1 केजी। लेंथ का ऐसा यूनिट लिया 1 मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट, टाइम का ऐसा यूनिट हो या सीजीएस यूनिट हो, दोनों हम सेकंड ही लेते हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि इधर न्यूटन लिया है यूनिट, ऐसा यूनिट, तो इन सब के लिए भी ऐसा यूनिट लिया केजी मीटर सेकंड। और ये ध्यान रखना कि इधर इसके लिए हमने मैग्नीट्यूड क्या रखा है, यूनिट मैग्नीट्यूड, तो इन सब के लिए भी यूनिट मैग्नीट्यूड ही लेंगे। अब आते हैं हम डाइन पे, 1 डाइन, फिर से यूनिट मैग्नीट्यूड लिया, मतलब इन सब के लिए भी यूनिट मैग्नीट्यूड। मास के लिए यूनिट मैग्नीट्यूड, बट अब डाइन इज द सीजीएस यूनिट, तो इन सब के लिए भी सीजीएस यूनिट लेंगे, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। कंपेयर करो दोनों को, क्या हो गया, 1 न्यूटन और 1 डाइन को कंपेयर कर रहे हैं। 1 न्यूटन का वैल्यू रखो जरा, क्या है, 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकंड रख लेते हैं। 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकंड टू द पावर -2। अब हम एक काम करेंगे, ये नीचे में दिख रहा है कि ये ग्राम में है, ये सर सेंटीमीटर में है, और ये तो सेकंड में है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। ये क्या हो गया, देखो केजी को ग्राम में चेंज कर दो, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 10 टू द पावर 3 ग्राम, ग्राम में चेंज कर लिया। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्या होगा, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और ये सेकंड में ही रहने दो, इसको पूरे को साथ में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 3 ग्राम, और यहां 1 सेकंड और -2। नीचे तो ये सब ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में ही रहने दो, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इधर का जो राइट हैंड साइड का, मतलब जितना भी यूनिट है ये सब कैंसिल होकर हटने वाला है, मतलब इधर जो राइट हैंड साइड में जो हमें मिलने वाला है ये पूरा का पूरा प्योर नंबर मिलने वाला है। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं 1 न्यूटन बाय 1 डाइन, क्या आ गया, ये सब कुछ तो हट गया, बचा क्या ऊपर में, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, मतलब 10 टू द पावर 5, प्योर नंबर आ गया, सारा यूनिट हट गया। तो क्या मिल गया यहां से रिलेशन इन दोनों के बीच में, इसको उधर भेजो, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये हमने रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स में। अब अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि न्यूटन को डाइन में चेंज करो या डाइन को यूनिट में चेंज करो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर बोला गया कि 20 न्यूटन में कितना डाइन, 6 न्यूटन में कितना डाइन, 0.2 न्यूटन में कितना डाइन, तो हम आसानी से कर सकते हैं। सो ये इसका और एक यूज था। इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये सब जैसे कॉपी करना है वो पॉज करके कॉपी कर सकता है। इसको मैं मान लो तुम्हारे पास किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन गिवन है,
अब तुम बोलोगे सर सरफेस टेंशन तो हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी सरफेस टेंशन नहीं पता है, हम आगे चल के आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड इज 60 न्यूटन पर मीटर, ये गिवन है हमारे पास। तो हमें ये टेंशन नहीं लेना कि सरफेस टेंशन होता क्या है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। ये तो दिख रहा है कि इसका यूनिट क्या है, और यूनिट में हमें दिख रहा है कि सर यूनिट में क्या है, न्यूटन, मतलब वो ना हो इसमें फोर्स आ रहा है, मीटर मतलब इसमें लेंथ भी आ रहा है। तो सरफेस टेंशन का हमें अभी डेफिनेशन नहीं पता है, बट सरफेस टेंशन का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया, क्योंकि इसमें यूनिट हमें दिख रहा है, न्यूटन है और मीटर है, मतलब इसमें क्या क्या आएगा। सरफेस टेंशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, सरफेस टेंशन, इसका मैं डायमेंशन लिखना चाहता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो तो यहाँ फोर्स आया है और लेंथ आया है, मतलब हो ना हो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, और मीटर आया मतलब लेंथ पे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में इसके क्या क्या आ गया, सरफेस टेंशन के डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या क्या आ गया, फोर्स और लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है, mLT⁻², जिसे नहीं पता है वो फाइंड कर सकता है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सिंपल L, ये जरा देखो तो L और L तो कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, mT⁻², मतलब ये हमारे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, सरफेस टेंशन का। अब डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया तो डायमेंशंस के हेल्प से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास गिवन है 60 न्यूटन पर मीटर में। मान लो हमें ये बोला गया कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इन डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, मतलब 60 न्यूटन मीटर को चेंज करना है किसमें, डाइन पर सेंटीमीटर में। कर सकते हैं आसानी से, क्या करेंगे देखो तो, पहले तो हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर में कितना डाइन पर सेंटीमीटर है। अगर ये पता चल गया कि 1 न्यूटन पर मीटर में कितना डाइन पर सेंटीमीटर है, तो 60 से मल्टीप्लाई करके हमारा काम हो जाएगा। तो ये पहले फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, सरफेस टेंशन के लिए हमारे पास गिवन क्या, 1 न्यूटन पर मीटर। अब देखो ये ऐसा यूनिट लिया है, न्यूटन पर मीटर, दोनों ऐसा यूनिट है, मतलब सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट हमें मिल गया 1 न्यूटन पर मीटर। तो अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे और टाइम पे। तो दोनों का ले लो, तो डायमेंशंस दोनों का लो, और दोनों के लिए मास के लिए भी क्या लोगे, ऐसा यूनिट, मतलब 1 kg। टाइम के लिए तो 1 सेकेंड, यूनिट मैग्नीट्यूड लिया इसीलिए इसका भी यूनिट मैग्नीट्यूड। अभी देखना फिर 1 डाइन पर सेंटीमीटर। अब आ गए हम सीजीएस सिस्टम में, तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो मास का भी सीजीएस यूनिट 1 ग्राम, और टाइम का तो वही होगा। अब दोनों को कंपेयर करो, क्या हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर को कंपेयर किया 1 डाइन पर सेंटीमीटर से, क्या है देखो तो 1 केजी, 1 केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, कितना आ गया 1000 ग्राम, लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 ग्राम 1 सेकेंड, ये आ गया। अब तुम्हें दिख रहा है कि फिर से ग्राम ग्राम सेकेंड सेकेंड तो हट जाएगा सर, बचा क्या, इधर 1000 बच रहा है, मतलब रिलेशन पता चल गया। 1 न्यूटन पर मीटर में, ये डाइन सेंटीमीटर को उधर भेजो, कितना आया 1000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब 10 टू द पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। हो गया हमारा काम। 1 न्यूटन पर मीटर में 10 टू द पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर है, तो 60 न्यूटन पर मीटर में कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन पर मीटर में कितना, इक्वल टू दे देते हैं, इसमें कितना डाइन से पर सेंटीमीटर हो गया, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 60 इंटू 10 टू द पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा, ये पूछा जा सकता है, आसान सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, अब इसका तीसरा यूज क्या हो सकता है ये देखते हैं। इसका थर्ड यूज क्या होता है देखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज है, और उन सब के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। इसमें भी हम डायमेंशंस का हेल्प ले सकते हैं। लिख देता हूं, डिड्यूसिंग या डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, उन सब के बीच में रिलेशन हमें डिड्यूस करना है। तो क्या कर सकते हैं,
बट इसमें भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है पहले समझते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए हमें। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, मैं पॉइंट देके लिख रहा हूं, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट the physical quantities on which the given physical quantity depends. The given physical quantity depends मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम डिराइव करने वाले एक्सप्रेशन, डिराइव करने वाले फॉर्मूला, वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमें फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने बोला गया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स डिपेंड किस पे करता है, मास पे करता है और एक्सेलरेशन पे करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी या ये फिजिकल क्वांटिटी किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज, द डिपेंडेंसी should be of product type। अब ये आ गया दूसरा कंडीशन। लिमिटेशन में भी यही बोलोगे तुम। क्या क्या लिमिटेशन है इसका। ये लिमिटेशन है कि अगर हमें ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जैसे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ये हमने गेस कर लिया, हमें पता है, तब हम आगे का काम कर सकते हैं। या मान लो अगर हमें ये पता है कि ये जो डिपेंडेंसी है इस फिजिकल क्वांटिटी का, जिस फिजिकल क्वांटिटी पे, वो प्रोडक्ट टाइप का है। जैसे एक बहुत आसान सा हम क्वेश्चन यहां डिस्कस करते हैं, इससे क्लियर करते हैं कि क्या हो रहा है। मान लो हमें गिवन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कुछ बुक्स में भी तुम्हें मिलेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म m to the power a, v to the power b and c to the power r to the power c। अब यहाँ m क्या है, मास है, v is velocity and r is the length। r लेंथ है। अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, वैसे ये आगे हम पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दिस r, इट इज द रेडियस। रेडियस अब किसका है, जो हमारा सर्कुलर पाथ होता है, जो भी बॉडी जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस हम लेंगे। खैर ये सब हम पढ़ेंगे आगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अभी हमें बस इतना बता दिया गया क्वेश्चन में कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म ये m मास, v वेलोसिटी, r इज लेंथ, r इज डिस्टेंस। a b c क्या है, a इज द एक्सपोनेंट, इज द पावर ऑफ मास, b इज द पावर ऑफ वेलोसिटी, c इज द पावर ऑफ रेडियस, दैट इज द लेंथ। अब देखते हैं, तो हमें ये दोनों कंडीशन हमारा यहाँ फुलफिल हो रहा है। हमें ये नॉलेज है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और r पे, मतलब लेंथ पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि जो इसका जो डिपेंडेंसी है इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज पे, ये कैसा है, प्रोडक्ट टाइप। तो हमारा काम हो सकता है। देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो हम इसका डिपेंडेंसी इस पे है, तो अब जरा समझो, सेंट्रीपिटल फोर्स का डिपेंडेंसी किस पे है, इन तीनों पे। ऐसा लिख लेते हैं हम। अभी हमें इसके एक्सप्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, बट हमें यह पता है कि इसका डिपेंडेंसी इन तीनों क्वांटिटीज पे है और डिपेंडेंसी कैसा है, प्रोडक्ट टाइप है, मतलब m इंटू वी इंटू आर, ऐसा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अभी हमने होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में डिस्कस किया था कि जो भी टर्म्स है, अब ये देखो, ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया और ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक टर्म, तो इन दोनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन इस पूरे हमारे टर्म के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो, फोर्स अगर है तो उसका डायमेंशन वही होगा जो हमने फाइंड किया है, क्या, mLT-2, ये लिख लिया इसका डायमेंशन। अब जरा इसके डायमेंशन पे आ जाते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। मास का डायमेंशन पावर 1,
v का डायमेंशन पावर b, और r मतलब लेंथ का डायमेंशन पावर c। क्या हो गया जरा देखो तो, m टू द पावर है, इसका डायमेंशन मास का डायमेंशन कैपिटल M। v मतलब क्या, v का हमने डायमेंशन पहले ही पता किया हुआ है। v मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब लेंथ बाय टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, इसका डायमेंशन v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt-1, क्योंकि लेंथ बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये किया हमने अभी। तो इसका डायमेंशन भी लिख लेते हैं, lt-1 पावर b। इसको ब्रैकेट को हटा लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट अब नहीं लेंगे क्योंकि डायमेंशन हमने कर दिया, सिर्फ इसका पावर b पूरे, और ये r मतलब लेंथ डिस्टेंस, तो l का पावर c। इधर क्या है, mlt-2। क्या आ गया इधर देखो तो, सबका हम कंपेयर करते हैं, एक्सपोनेंट्स को, सबके पावर को कंपेयर करेंगे, m टू द पावर a, l टू द पावर क्या है b, और t टू द पावर क्या आएगा, t टू द पावर माइनस p, और l टू द पावर क्या आएगा c। अब इधर से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि ये तो कंपेयर करेंगे तो हमें ये a b और c तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। तो जरा देखो तो क्या लिख सकते हैं इधर, एक और स्टेप लिख देता हूं, m टू द पावर a, l टू द पावर b, l टू द पावर c, क्या हो गया, पावर ऐड हो गया b प्लस c, और t टू द पावर माइनस b। अब जरा कंपेयर कर लो तीनों को अलग अलग, m टू द पावर a को कंपेयर करो इससे, m टू द पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते, l टू द पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग क्या मिल गया, m टू द पावर a इज इक्वल टू m टू द पावर 1, मतलब a का वैल्यू क्या मिल गया 1। अब इसको कंपेयर करो, t टू द पावर माइनस b, t टू द पावर माइनस 2, ये कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये तुम्हारे हेल्प के लिए लिख दिया, माइनस 2, तो t टू द पावर माइनस b, टू द पावर माइनस 2 को कंपेयर किया तो यहां से b क्या आ गया 2। अब हम ये b प्लस c, l का पावर कंपेयर करो जरा, b प्लस c किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल, तो b प्लस c 1 के इक्वल आया, b का वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर लिया, क्या है 2, तो c का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1, मतलब a b और c तीनों का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें सेंट्रीपिटल फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें पता चल गया, हम लिख सकते हैं आसानी से, लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या हो गया भाई, चलो यहां लिख देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, m टू द पावर a क्या है 1, v टू द पावर b, b आ गया हमारा 2, तो v स्क्वायर बाय ये r का जो पावर c है वो कितना आया -1, चलो ऐसे लिख लेते हैं, r टू द पावर क्या है -1, तो ये r टू द पावर -1 अगर नीचे चला गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, mv स्क्वायर, नीचे गया तो क्या हो गया r। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो ये तो हमें पता चल गया। अब बच्चों इसमें भी लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, ये दो तो पहले ही देख लिया हमने, और क्या लिमिटेशन है, ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे डिपेंडेंसी, ये प्रोडक्ट टाइप है, समझते हैं, ये प्रोडक्ट टाइप है। मान लो तुम्हें बोला गया कि तुम्हें ये रिलेशन डिराइव करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिराइव करना है, तो ये तुम डायमेंशंस के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। दो रीजन है इसका, पहला ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, चलो मान लो ये अगर पता भी चल गया कि ये तो सर इनिशियल वेलोसिटी मतलब u t दैट इज टाइम और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमें पता चल गया, पहला कंडीशन हमारा हो गया कि हमें किस फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है पता चल गया। बट ये प्रोडक्ट टाइप है, क्या देखो तो ut प्लस आ रहा है बीच में, ये प्रोडक्ट टाइप नहीं है, प्रोडक्ट टाइप रहेगा तभी ये हम यूज कर सकते हैं प्रोसेस, यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, प्लस है बीच में, तो ये यूज नहीं कर सकते। दूसरा चीज, यहाँ जो हमें 1/2 दिख रहा है, इट इज अ नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हम ये जो 1/2 है ये इस प्रोसेस से हमें नहीं आएगा, ये डायरेक्टली हम क्या ले आएंगे ut प्लस at स्क्वायर ले आएंगे, हाफ इस प्रोसेस से नहीं आ पाएगा, ये भी इसका लिमिटेशन है। ओके, और क्या लिमिटेशन है, मैकेनिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी ऑलमोस्ट ये सब डिपेंड करते हैं, मतलब इन सबको हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, m l और t के टर्म्स में लिखेंगे, मतलब मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में, यही तीन पे डिपेंड करेगा एट मोस्ट। तो इससे हमें कितना इक्वेशंस मिला जरा देखो तो, 1 2 3, क्योंकि हमारे पास इधर जो है हमारा मास, लेंथ और टाइम, मतलब मैकेनिक्स में हमारा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है
अभी हमने फोर्स का एग्जांपल लिया, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, लेंथ और टाइम पे, इन तीनों डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें कितना वेरिएबल यहाँ पे था? ए बी सी, 3 वेरिएबल, और इक्वेशन भी कितना मिल गया? एक यहां से मास को कंपेयर करने से, एक लेंथ को कंपेयर करने से, एक टाइम को कंपेयर करने से, मतलब 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल, हो गया हमारा काम। बट अगर हमें कोई ऐसा क्वांटिटी मिल गया जिसमें हमारे पास डिपेंडेंसी एम एल और टी के अलावा भी और किसी चौथे बेस फिजिकल क्वांटिटी पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे, तो हमारे पास इक्वेशंस कितने रह जाएंगे? 3 ही इक्वेशंस, एट मोस्ट 3 ही इक्वेशंस रह जाएंगे। बट वेरिएबल कितना हो जाएगा? ए बी सी, और मान लो कोई चौथा डी, पावर डी आ गया, तो ये हमारा लिमिटेशन हो गया इसमें, ये हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द यूजेस ऑफ डायमेंशन।